तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हिस्ट्री का लेक्चर 1 तैयार हो जाओ तैयार। सौखा ही है, कुछ चोखा नहीं है। पहले माइंडसेट मत बनाना कि हिस्ट्री मुश्किल है। मजे मजे में सारा पढ़ लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं होता। बहुत बार पढ़ने से, 3-4 बार पढ़ने से याद हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि काफ़ी बार पढ़ो और याद ना हो। कोई डेट्स की चिंता नहीं करनी। एक सीक्वेंस में, एक लय में पढ़ेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। और कम लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अराउंड 40 लेक्चर्स। तो आज पहला लेक्चर है। हिस्ट्री में अपने को मोटे मोटे 3 सब्जेक्ट यानी कि 3 स्ट्रीम्स पढ़नी है हिस्ट्री की। एक तो है एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हम स्टार्ट करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री से। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिस्ट्री का जो डर है ना, वो है भी मिडाइवल में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वास्ट भी दिखाई देता है। और सबसे ज़्यादा डर निकालने की जो कैपेसिटी है वो भी इसी पार्ट में है। डर भी इसी पार्ट का है और डर निकलता भी जल्दी इसी पार्ट को पहले पढ़ने से है। इसका कारण ये हम पहले पढ़ रहे हैं, एक तो ये इंटरेस्टिंग है और दूसरा इसका ये है कि इसकी इन दोनों के कंपैरेटिवली, एंशियंट और मॉडर्न के कंपैरेटिवली क्वेश्चंस भी ज़्यादा मिडाइवल से पूछे जाते हैं। इसलिए पहले अपने मिडाइवल पढ़ रहे हैं। और कुछ पार्ट है हिस्ट्री का, जैसे आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री लगा लो या हमारा कल्चर लगा लो, ये सब कुछ जो होता है ये स्टैटिक जीके के अंदर अपने पढ़ लेते हैं। जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है ये कोहेरेंटली हिस्ट्री का पार्ट नहीं माना जाता है। हिस्ट्री का पार्ट ही बस माना नहीं जाता, पर हम हिस्ट्री में मोटा मोटी ये 3 पढ़ लेते हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो अपने स्टार्ट करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री से। तो मिडाइवल हिस्ट्री का इतिहास अपने कैसे डिफाइन करेंगे कि ये मिडाइवल हिस्ट्री है? कब पता चलता है कि ये मिडाइवल है, ये मॉडर्न है और ये एंशियंट है? असल में हुआ क्या कि जेम्स मिल ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया ना, जो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। वो इस बेस पे उसने इनकी डिवाइड किया है कि जब हिंदू रूलर्स थे इंडिया के अंदर, जब इंडिया के ऊपर हिंदू रूलर्स का रूल था, जब तक था तब तक तो जेम्स मिल ने कह दिया कि ये एंशियंट हिस्ट्री है। और हिंदू रूलर्स के बाद जब तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुस्लिम रूलर्स का रूल रहा, तब उसने कह दिया कि ये मिडाइवल हिस्ट्री है। और 1707 जब औरंगजेब, जो लास्ट बड़ा मुगल एम्पायर है, जब उसकी डेथ हो जाती है 1707 के अंदर, 1707 एडी के अंदर, तो तब उसने मार्क कर दिया कि ये मिडाइवल हिस्ट्री का, मिडाइवल इंडिया का एंड है। और थर्ड उसने पार्ट रखा मॉडर्न इंडिया का, जिसके अंदर उसने ब्रिटिश रूल को रखा। ठीक है। तो अपने जो बीच का पार्ट है एंशियंट और मॉडर्न के बीच का पार्ट है जो मिडाइवल, अपने उससे स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब है अपने मुस्लिम रूल को पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। अपने मुस्लिम रूल को पढ़ेंगे, कब मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में हुआ और वो कब तक यानी कि सस्टेन करता है उसका एम्पायर, चाहे छोटे पार्ट्स में ही वो क्यों ना जिंदा रहता हो। ब्रिटिशर्स के कंट्रोल लेने से पहले, ब्रिटिशर्स ने अभी कंट्रोल नहीं लिया, उससे पहले जो सारा रूल है मुस्लिम्स का, उसको अपने स्टडी करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मुस्लिम इन्वेजन इंडिया के अंदर हुआ कैसे। अब मुस्लिम इन्वेजन हुआ है तो मुस्लिम जो है वो किस किस रिलीजन से रिलेटेड है? इस्लाम से। तो अपने उसकी एंट्री पढ़ने से पहले, कैसे मुस्लिम एंटर हुए इंडिया में, उससे पहले अपने थोड़ा सा कुछ 2-4 मिनट इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं। तो इस्लाम जो मज़हब है ना, वो एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है। मोनोथिस्टिक रिलीजन का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ एक में बिलीव करते हैं कि जो सुप्रीम रियलिटी है ना वो एक है, वो मल्टीपल नहीं है। जैसे हिंदुइज्म के अंदर मल्टीपल भी माना जाता है ना, गॉड है, देवता है हिंदुइज्म के अंदर। ये मोनोथिस्टिक रिलीजन है। वो पॉलीथिस्टिक रिलीजन होते हैं, जैसे हिंदुइज्म हो गया, वो ज़्यादा में बिलीव करने वाले, एक से ज़्यादा।
एक से ज़्यादा जहाँ पर आ गया वो पॉलीथिस्टिक रिलीजन है, और जहाँ पर सिर्फ माना जा रहा है कि सुप्रीम रियलिटी एक ही है और वही सबको गवर्न कर रही है, वही सबको कंट्रोल कर रही है, चला रही है, तो उसको कहते हैं मोनोथिस्टिक रिलीजन। ऐसा रिलीजन जो एक में माने। इस रिलीजन का यही मानना है कि अल्लाह सबसे सुप्रीम है। अब ये कहते हैं जो सबसे सुप्रीम है, जो सबको चला रहा है, जिसने सबको बनाया है, जो सबको नष्ट करता है, वो सोचा तो जा ही नहीं सकता, और जो सोचा ही नहीं जा सकता उसके हम कभी भी मूर्ति नहीं बना सकते। तो इसीलिए ये धर्म कहते हैं जो सोचा नहीं जा सकता उसकी मूर्ति नहीं बना सकते, तो कहते हैं हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। इसीलिए इसने बुत प्रस्ती, इसने धर्म ने कबूल नहीं करता ये धर्म। और स्टैचू वर्शिप, उसी को कहते हैं स्टैचू वर्शिप, बुत प्रस्ती को, उसमें बिलीव नहीं करता। इस्लाम का दूसरा अगला पॉइंट है कि ये कहते हैं कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं वही लास्ट रसूल है। रसूल का मतलब है जो मैसेंजर हैं, जो भगवान की तरफ से मैसेज ले, अल्लाह की तरफ से मैसेज लेके आए हैं अर्थ के ऊपर, वो कह रहे हैं लास्ट रसूल हैं, इनके बाद कोई रसूल नहीं आया। तो अब कुछ पॉइंट पढ़ते हैं मोहम्मद साहब के बारे में, हजरत मोहम्मद साहब, इसके बाद अपने इन्वेजन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। मोहम्मद साहब का जो बर्थ है वो हुआ था 570 एडी में, मक्का के अंदर। मक्का के अंदर ये जन्म लेते हैं। जब ये जन्म लेते हैं तो लगभग 40 साल की उम्र के अंदर हीरा केव के अंदर ना इनको एनलाइटनमेंट हो जाता है। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा ज्ञान है, जो हिंदुइज्म के अंदर इसको ब्रह्म बोध कहते हैं या आत्मबोध कहते हैं, वो कहते हैं कि इनको वो सबसे बड़ा ज्ञान हो गया, ठीक है। एनलाइटनमेंट इसको वर्ड यूज किया था, जो जैसे कि गौतम बुद्ध को हुआ, जिसको कहते हैं निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण हुआ उनको, इनको कहा जाता है कि इनको ना एनलाइटनमेंट हुआ। और इन्होंने आके लोगों को कहा कि जिब्राइल जो फरिश्ता है उसने मेरे को आके भगवान का मैसेज, अल्लाह का मैसेज दिया है। मोहम्मद साहब कहते मेरे को, और तुम इसको मान लो, अल्लाह का मेरे को, इनकी जिब्राइल जो फरिश्ता है उसने आके मेरे को अल्लाह का मैसेज दिया है और वो मैं आगे स्प्रेड करूंगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी हुआ क्या, उस वक्त और बहुत बड़े रिलीजन थे अपने टाइम में, जैसे कि क्रिश्चियनिटी था या और बड़े रिलीजन थे जो रूल कर रहे थे। तो उनको लगा ना हमारे जो यानी कि तख्त है ना वो हिल सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। उस इस वजह से 622 लगभग एनलाइटनमेंट के 12 साल बाद इनका यानी कि पले बड़े ये मक्का में हुए थे, उसके बाद मक्का से ये मदीना में चले गए 622 में, 622 एडी में। और इस जर्नी को, मक्का से मदीना की जर्नी को हिजारत कहते हैं इस्लाम के अंदर, ठीक है। वहां पर मदीना में चले गए, उसके बाद मदीना में जाने के लगभग 10 साल बाद इनकी वहां पर मदीना के अंदर डेथ हो जाती है। और यही दो इस्लाम के अंदर बड़े पिलग्रिम बन जाते हैं, बड़े तीर्थ स्थान बन जाते हैं। कौन कौन से? मक्का जहां पर इनका जन्म हुआ, और मदीना जहां पर इनका डेथ हुई, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं 5 पिलर्स इस्लाम के। इस्लाम के वो 5 स्तंभ हैं जिनको एक मुस्लिम को जो वो मानेगा वही मुस्लिम कहलाएगा, जो नहीं मानेगा वो मुस्लिम नहीं कहलाया जाता है। इन 5 स्तंभ को जो फॉलो नहीं करेगा वो पूर्ण मुस्लिम नहीं कहलाया जाएगा। जैसे कि पहला जो है वो है कलमा। कलमा का मतलब क्या होता है? कलमा एक बिलीव है, ये ना एक विश्वास है इस्लाम के अंदर, कि ये मानना है कि अल्लाह सबसे सुप्रीम है, अल्लाह इस सृष्टि की, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और जो इस चीज में नहीं मानेगा वो काफिर कहलाएगा। कलमा में ना मानने वाला काफिर है। कलमा के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर बिलीव करना है कि अल्लाह सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, अल्लाह से ऊपर कुछ नहीं है। जो इसमें मानेगा वही पूर्ण मुस्लिम कहलाएगा। पहला रूल ये है। दूसरा रूल है कि एक मुस्लिम को 5 दिन में, ये पर डे का रूल है कि एक दिन के अंदर 5 बार, टाइमली होता है, इसमें टाइम डिसाइडेड होता है कि 5 बार नमाज अता करनी है। तीसरा है कि जो रमजान का महीना होता है ना, रमजान के महीने के अंदर मुस्लिम को रोजा रखना होता है। चौथा रूल है कि उसको अपनी जिंदगी के अंदर ना बिना किसी के पैसे की हेल्प लिए, अपने अपने बलबूते, ऑन हिज ओन, इस इनकी जो 2 पिलग्रिमेज है ना,
जो पिलग्रिम जो प्लेसेस है ना, जैसे मक्का और मदीना, इसके उसने यात्रा करनी है अपने जीवन के अंदर, एक पूर्ण मुस्लिम को। और जो लास्ट है, जो इनका स्तंभ है, वो है जक़ात। इसके अंदर क्या होता है कि जो ईयरली इनकम होती है ना, उसका जो 2.5% है वो सही काम में लगाना है, डोनेट करना है। तो ये 5 है। कौन कौन से? कलमा, 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान में रोजा रखना, मक्का और मदीना की इनकी तीर्थ यात्रा करना, और जक़ात। चलो अब थोड़ा सा पॉइंट एक और है। आपने थोड़े से ना इनकी डेथ के बाद, हजरत मोहम्मद जी की डेथ के बाद थोड़ा क्या सीन बना अरब के अंदर, एक बार वो देखते हैं, उसके बाद अपने मुस्लिम इन्वेजन पे आएंगे। तो हुआ क्या, जब 632 एडी के अंदर हजरत मोहम्मद जी की डेथ होती है, तो कौन सक्सेसर बनेगा ये देखा जाता है। तो पहला सक्सेसर है ना, वो अबू बकर जी को बनाया जाता है। इस्लाम के अंदर जो सक्सेसर है उसको कहते हैं खलीफा। खलीफा का दर्जा दिया जाता है सक्सेसर को। पहला सक्सेसर बनाया गया अबू बकर जी को, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, और चौथा अली। ये अली कौन है? अली जो है वो मोहम्मद साहब के फर्स्ट फॉलोवर, या कह लो फर्स्ट डिसाइपल हैं। और तो और दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो इनके दामाद भी हैं, सन इन लॉ, सन ऑफ लॉ नहीं, वो इनके सन इन लॉ भी हैं मोहम्मद जी के। तो ना ये जो 4 सक्सेसर आए ना, 4 खलीफा आए, ये लगभग 30 साल के अंदर ही आ गए। ये सारे टाइम पीरियड इनका चारों का 30 साल के अंदर अंदर है। तो असल में होता क्या है, कुछ परसेंट, लगभग 10 से 15% जो मुस्लिम है ना, वो क्या कहते हैं कि 10 से 15% मुस्लिम कहते हैं कि हाँ हाँ, जो अली जी है ना, वही पहले खलीफा हैं। ना हमने अबू बकर को मानते हैं, ना उमर को मानते हैं, और ना उस्मान को मानते हैं। हम मानते हैं क्योंकि वो मोहम्मद जी के पहले डिसाइपल भी थे और उनके दामाद भी थे, इसीलिए हम उनको ही पहला खलीफा मानेंगे। कुछ कहते हैं नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं, अबू बकर ही पहले खलीफा हैं, हमने अली हैं पर अली चौथे हैं, पहले तो अबू बकर ही हैं। तो ऐसे करते करते मुसलमानों में बंटवारा हो गया। जो कह रहे थे 10-15% की भाई अली जी हैं, पहले डिसाइपल भी थे और सन इन लॉ भी हैं, वो तो बन गए शिया मुस्लिम। और है मानने वाले सारे इस्लाम को ही हैं, बस इस्लाम के अंदर ही मुस्लिम वो इनकी डिवाइड हो गई। अली जी को पहला खलीफा मानने वाले बन गए शिया, और जो कहते भाई अबू बकर जी हैं पहले, वो हो गए सुन्नी। अब ये अंदर ही अंदर ना इनके बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट पैदा हो गए कुछ सालों के अंदर। 100-150 साल बहुत कंफ्लिक्ट चला। उसके बाद लगभग 100-150 साल बाद 9th सेंचुरी के अंदर एक नई स्ट्रीम आती है इस्लाम के अंदर, जिनको कहते हैं नई तरह के मुस्लिम, जो हैं सूफी। ये ना तो शिया है ना सुन्नी है, ये क्या है, ये कहते हैं हम तो भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से जो लव है वही हमारी अल्लाह की पूजा है, वही इबादत है, वही हमारा मुस्लिम होने का बस सबूत है। हमने किसी को सबूत नहीं देना, अल्लाह को हमने अपना, यानी कि क़यामत के दिन फैसला होगा, हम तो बस अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। आम वैसे तो सही इस्लाम के अंदर जो म्यूजिक है उसको माना जाता है हराम, म्यूजिक हराम है, यानी म्यूजिक सही चीज नहीं है। पर जो सूफी हैं वो म्यूजिक लेके आए। म्यूजिक क्यों लेके आए? एज देयर एक्ट ऑफ लव। ये उनका एक्ट ऑफ लव है। एक्ट ऑफ लव किसके लिए? अल्लाह के लिए। कहते होगा इस्लाम के अंदर, पर हमें तो अल्लाह से मोहब्बत है। इसीलिए जो कवाली है ना, जो नुसरत फतेह अली खान साहब ने कवाली गाई है इतनी मशहूर, वो कवाली एक्ट ऑफ लव है। मस्जिदों के अंदर कवालियां चलती हैं। अजमेर शरीफ के अंदर कभी आपने वैसी वीडियोस में भी देखा होगा कि वहां पर कवालियां चलती हैं। वो यानी कि कवाली जो संगीत है वो सूफियों का दिया हुआ है, एज एन एक्ट ऑफ लव, कि हम हमारी जो मोहब्बत है वो सीधा अल्लाह से, हम ना शिया में ना सुन्नी में। ये है सूफी की कहानी। तो अब अपने पढ़ते हैं, ये हो गया। अब अपने पढ़ते हैं अरब का इन्वेजन। अरब का इन्वेजन
कैसे होता है भारत के अंदर, इसकी एक कहानी है। होता क्या है, लगभग ये बात है तकरीबन 712 एडी के आसपास की। अरब से जब इंडिया के अंदर एंटर किया जाता है ना, तो सिंध नदी आती है, ठीक है। अब हुआ क्या था, उस टाइम लगभग 1712 एडी में हमारे इंडिया के अंदर ना, सिंध के अंदर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था ब्राह्मण डायनेस्टी। अभी अभी तक यहाँ पर कोई अरब तो आया नहीं था, यानी कोई मुस्लिम तो आया नहीं था। तो यहाँ पर जो रूल चल रहे थे वो रूल चल रहे थे हिंदू के। जितने भी रूलर्स थे वो हिंदू रूलर्स थे, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर जो ब्राह्मण डायनेस्टी थे ना, ब्राह्मण वंश था, उसी के अंदर एक हिंदू रूलर था जिनका नाम था दाहिर, ठीक है। दाहिर के जो राज्य था, सिंध नदी से वहां पर एक पोर्ट था, बंदरगाह था जिसका नाम था डबल पोर्ट, डबल पोर्ट। तो क्या हुआ कि अरब रूलर था उस टाइम पे 1712 में, अरब के अंदर, अभी कहानी कनेक्ट होगी दोनों। अल हजाज नाम का रूलर था। क्या हुआ कि इस पोर्ट पे उसकी ना शिप जा रही थी, ठीक है। तो दाहिर के लोग थे, उन्होंने, दाहिर की सेना ने क्या किया, इसकी शिप को लूट लिया, ठीक है। ये थी किसकी, अल हजाज की। लूट किसने ले लिया, दाहिर ने। तो ये बात जब जाके अल हजाज को पता चली ना, अल हजाज कहता है ना भी ना, पैसे दो पैसे। दाहिर कहता है ना, अल हजाज कहता है पैसे दो पैसे। दाहिर कहता है ना, कहता फिर भिड़ ले। दाहिर कहता हाँ भिड़ ले। तो अल हजाज ने क्या किया, अपने पैसे जो अपना नुकसान हुआ उसको, यानी कि उसकी पूर्ति करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को यहां पर भेजा इंडिया में। कब, 1712 एडी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आया और दाहिर से लड़ा, जिसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम की हुई जीत, ठीक है। अब जीत के बाद होता क्या है, जो दाहिर है ना, उनकी थी 2 बेटियां, ठीक है। और उधर जो अल हजाज था, उसके 2 बेटे थे कवारे, और इनकी 2 बेटियां थी कवारी, दाहिर की। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, जीतने के बाद, बैटल को जीतने के बाद, दाहिर की ये दोनों बेटियों को अगवा करके वो अल हजाज के पास ले गया, और अल हजाज ने उनकी मैरिज अपने दोनों बेटों से कर दी, ठीक है। और यहां पर रूल किसका चलने लगा, मोहम्मद बिन कासिम का, इंडिया के अंदर, सिंध के अंदर। अब उनकी दोनों बेटियों ने, दाहिर जी की दोनों बेटियों ने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी करके इनके कान भर दिए, अल हजाज के कान भर दिए कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी बहुएं बनने से पहले ही हमारी आबरू, हमारी इज्जत तो मोहम्मद बिन कासिम ने लूट ली है। तो अल हजाज को जब ये बात पता चलती है तो अल हजाज बहुत गुस्सा करता है। तो अल हजाज मोहम्मद बिन कासिम को क्या कहता है कि इंडिया से फटाफट अरब तेरे से कोई बात करनी है जरूरी। मोहम्मद बिन कासिम अरब जाता है और अल हजाज उसको डेथ सेंटेंस दे देता है, मोहम्मद बिन कासिम को। और इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम का हो जाता है दी एंड। अब पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ पॉइंट्स। मोहम्मद बिन कासिम पढ़ लिया, फर्स्ट मुस्लिम था इंडिया को इन्वेड करने की, जो इंडिया को जिसने इन्वेड किया। ये फर्स्ट रूलर था जिसने जजिया नाम का टैक्स लगाया था। जजिया किस चिड़िया का नाम है, जजिया के लिए एक टैक्स था। जब इसने इंडिया इन्वेड किया ना और इंडिया को ओवर पावर कर लिया, सिंध की वो ब्राह्मण डायनेस्टी को, तो इसने क्या, भी देखो भाई 2 रूल है। पहले तक जो राजा था वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करता था, अब यहां का राजा अपुन है, तुम्हारे ऊपर रूल भी मैं करूंगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन भी मैं करूंगा। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इस्लाम कबूल कर लो, अगर इस्लाम कबूल नहीं करना, तुमने हिंदुइज्म को फॉलो करना है, तो तुम्हारे ऊपर एक टैक्स लगेगा।
जिसका नाम है जजिया टैक्स। ये टैक्स सिर्फ वही पे करेंगे जो नॉन इस्लामिक हैं, पर इनकी कुछ एक्सेप्शन है जजिया की। ये किन किन के ऊपर नहीं लगेगा? उसने कहा कि ये ब्राह्मणों के ऊपर नहीं लगेगा, ये जो विकलांग है उनके ऊपर नहीं लगेगा, हैंडीकैप्ड हैं, और ये विधवाओं के ऊपर नहीं लगेगा, विडोज के ऊपर नहीं लगेगा। इन तीन के ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा जजिया, बाकी सबके ऊपर लगेगा। यही रूलर था पहला जो इंडिया के अंदर गोल्ड कॉइन्स लेके आया, जिसको दिरहम कॉइन्स कहते हैं। ठीक है, पहली बार अरेबियन घोड़े, अरबी घोड़ों की ठुक ठुक दुगुट दुगुट इंडिया वालों ने नहीं सुनी थी। ये कौन लेके आया? मोहम्मद बिन कासिम। अरब से अरेबियन हॉर्सेस ये इसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। कैमल हस्बेंड्री यानी कि जो ऊंट पालन है, डेट्स फार्मिंग जो खजूर है उसकी खेती इसने इंट्रोड्यूस की है। वर्ड जो मॉनसून है वो भी अरब से आता है, कोई ज़्यादा रिलेटेड नहीं। इसको इंडिया के अंदर आके इंडिया की 2 किताबें बहुत अच्छी लगी, जिसने इसको बाद में ट्रांसलेट भी करवाया अरबी के अंदर। पहली तो थी चरक संहिता, चरक संहिता, संहिता नहीं संहिता, और दूसरी है पंचतंत्र। चरक संहिता किसने लिखी थी? ये लिखी थी सुश्रुत जी ने। ये जो BA MS करते हैं ना बच्चे, उनको पढ़ाई भी जाती है। सुश्रुत जो बुक है ये मैंने देखी हुई है, यानी कि ये आयुर्वेद की बुक है। इसके अंदर सुश्रुत जी ने पहली बार ना जो लीचीज होती है ना, जुएं, उनकी हेल्प से क्लोट किया था। यानी कि सर्जरी के ऊपर है ये सारी बुक। फर्स्ट सर्जरी जो सुश्रुत जी ने किया, जिसके अंदर ये बताया जाता है ना कि लीच से उन्होंने, यानी कि जो सर्जरी करके स्किन को पैक करना होता है ना, उस लीच की हेल्प से उन्होंने पैक किया ताकि वहाँ पर क्लोट बन जाए खून रोकने के लिए। इंटरेस्टिंगली पहली बार टूल्स भी उन्होंने इन्वेंट किए, अपने टूल्स इन्वेंट करके सर्जरी के लिए। बाद में उसे सर्जरी की, चरक संहिता। दूसरी थी पंचतंत्र, ये इसको अच्छी लगी और बाद में इसने ट्रांसलेट भी करवा लिया। अब हिस्ट्री के अगले एपिसोड में, यानी कि कल, हम पढ़ेंगे टर्कीज इन्वेजन के बारे में। कैसे 714 में ये जो कहानी रुकी थी, इसको कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं जो टर्किश इन्वेडर्स हैं। 1000 के अंदर, 1000 AD या उससे पहले 987 AD के अंदर कैसे पहला तुर्क भारत के अंदर आक्रमण करता है। यहाँ से हम कल कहानी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो पसंद आया है तो एक काम जरूर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर पसंद आया सब्सक्राइब करना। और आपकी कोई सजेशन है टीचिंग को लेके, कंटेंट को लेके, स्लाइड्स को लेके या लेक्चर ड्यूरेशन को लेके, तो कमेंट के अंदर अपना सजेशन जरूर देना। और इस चैनल के आप लाइक करेंगे तो मेरे को ना थोड़ा हौसला मिलेगा ज़्यादा इनपुट देने का, ज़्यादा लेक्चर लेने का, आपको ज़्यादा, यानी कि जितना मैं कर सकता हूँ उससे भी 2 कदम आगे जाके करने का मेरे को ना हौसला मिलेगा कि मुझे आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सजेस्ट जरूर करें, आपका सजेशन इस चैनल को एक बेहतर मोड़ देगा। इस चैनल को अपने कंप्लीट सोल्यूशन बनाना है जीएस का, SSC की जीएस के लिए, रेलवे की, डिफेंस एग्जाम्स की, स्टेट एग्जाम्स की, जो भी वनडे एग्जाम्स है उसके अंदर मैं इसको कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन की ओर लेके जा रहा हूँ इस चैनल को। धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग है और आगे बढ़ेंगे। आपका साथ रहेगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, सजेस्ट करेंगे। आपको जो भी सजेशन है एज ए स्टूडेंट आप क्या बता सकते हैं, स्टूडेंट्स का मेरे साथी ही हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे इसको और लेके जाएं, कौन सा कंटेंट और इसके अंदर इंट्रोड्यूस करें, क्वेश्चन सीरीज लाऊं, कैसे मैं इसको और बेहतर करूं। आप जरूर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सजेस्ट करके जरूर जाना कमेंट बॉक्स में। मेरे को आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।